सो है गाइस, स्वागत है आपका जीएस वर्ल्ड इंडिया में। आज हम एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्या एमपीपीएससी के सिलेबस में बदलाव हुआ है और कितना डिफ़िकल्ट है पिछले सिलेबस से, क्या कुछ है जानते हैं इस वीडियो में। तो शुरू से शुरू करते हैं। हमने उसको कैटेगराइज किया है तो आपको समझाएंगे कि सिलेबस में क्या बदलाव आया है और अब नए सिलेबस के आधार पर कैसा कट ऑफ बन सकता है, क्या कुछ हो सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ये है फर्स्ट पेपर का, जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस का, उसका फर्स्ट सिटिंग वाला। तो इसमें देखिए, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एमपी की हिस्ट्री, और ये वास्तव में इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप पेपर देखें पिछली बार का तो आप समझ जाएंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था जो 1942 का हुआ है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और मध्य प्रदेश की कुछ स्थापत्य कलाएँ, बोलियाँ, भाषाएँ, जितनी भी चीज़ें हैं, लोकल ट्राइब्स, प्रमुख उनके त्योहार, लोक संगीत, उनके साहित्य, मध्य प्रदेश के साहित्यकार, जितना कुछ भी है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें इतनी, ये समझिए आपकी 15 से 20 क्वेश्चन का इतना ही सिर्फ रहता है। अब आपको हम बताएंगे कि देखिए इसमें कितना इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ये। फिर सेकंड पार्ट है इसका भारत का इतिहास। देखिए इसने तभी इसको दूसरे नंबर पर रखा है, भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में क्या है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास एवं उनकी घटनाएं, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवहार। ये इतना टॉपिक, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक, और उनकी प्रमुख घटनाएं, घटनाओं से संबंधित क्या चीज़ें जो पॉलिटिकल चेंज हुए, वो एक ही बात बता रहे हैं यहाँ। और प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की, जिसमें एमपी से ज़्यादा रिलेटेड है, जैसे गुप्त वंश, हर्ष, और कुछ कुछ हद तक मौर्य भी है। मध्यकालीन इतिहास में जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, जैसे खजुराहो का जो राजवंश था, चंदेलों का, वो भोज, ये सब चीज़ें, तो ये मध्यकालीन इतिहास में आ जाती हैं। लेकिन इसमें पढ़ना पूरा है, लेकिन अपन को ज़्यादा फोकस उसी चीज़ पर रखना है। उसके बाद भारत के इतिहास में 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक, आर्थिक, धर्म सुधार आंदोलन, स्पेशली कहा है धर्म सुधार आंदोलन। ये चीज़ आप एग्जैक्टली याद रखिए कि आपको राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले और जितने भी धर्म सुधार हुए हैं, जो व्यक्तित्व हैं, जो उनने कार्य किए हैं, कब किए हैं, कहाँ किए हैं, एग्जैक्टली पॉइंटेड, इसको नोट करना है। ये पूछा जाता है। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब ये स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब आप समझ रहे हैं, 1985, 85 मतलब जब कांग्रेस बनी, उससे 1947 तक का इतिहास। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण एवं पुनर्गठन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, इसमें है प्रिंसेस स्टेट का एकीकरण, और दूसरी चीज़ राज्य पुनर्गठन, कब कौन सा राज्य बना, कब कौन सा राज्य जुड़ा। ये थोड़ा पॉलिटी का पार्ट हो जाता है दैट, लेकिन वो एक थॉट्स है, मगर ये हिस्ट्री का भी पार्ट है। हिस्ट्री का कैसे पार्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि किस सन में कौन सा राज्य नया बना, कौन सा आयोग बना, कब पंचायती राज्य आया, टिल डेट। ओके। अब आता है मध्य प्रदेश का भूगोल। देखो फिर से एमपी के बारे में, इसमें मध्य प्रदेश के भूगोल में सबसे इम्पोर्टेंट हैं नदियाँ। उसके बाद है इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश की क्लाइमेट कंडीशन, और वहाँ पे पाए जाने वाले मिनरल्स, माइंस। ट्रांसपोर्ट तो उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ विद्युत परियोजनाओं के बारे में ज़रूर से पूछा जाता है। कृषि पशुपालन आधारित उद्योग, ये उद्योग इस प्रकार से हैं, जैसे मध्य प्रदेश में जितने भी ज़िला हैं, 52 हैं, उन ज़िलों में कहाँ कौन सी चीज़ पाई जाती है, ये एग्जैक्टली है। कृषि आधारित उद्योग हैं, कौन सी ज़िला में कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, कौन सी फसल ज़्यादा होती है, गेहूँ, गन्ना, चना, etc। तो इसमें ये है। देन इसके बाद बारी आती है भारत एवं विश्व का भूगोल। अब देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें मोटा मोटी है, इसमें मोटा मोटी ऐसे है, भौतिक भूगोल की विशेषताएं, जो एनसीईआरटी है ना 11th का, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए अभी से। एक मैं पूरी बुक्स पे एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद में आता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में जितनी भी चीज़ें हैं ये, तो
इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है मेरे हिसाब से, जो मैंने पढ़ा हुआ है और मैंने पेपर भी एनालाइज़ किया है कई साल का, पिछले कई साल का, तो प्राकृतिक संसाधनों में मोस्टली पूछे जाते हैं वन और खनिज। दैट्स ऑल। राष्ट्रीय उद्यान है तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सामाजिक भूगोल, इसमें आ गया जनसंख्या और जनसंख्या संबंधित वृद्धि आयु वगैरह, लिंगानुपात, साक्षरता, ये सब चीज़ें। ये मात्र 5 से 6 पेज का पूरा सिस्टम बनता है नोट्स में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है एमपीपीएससी के हिसाब से। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में आ जाता है ये प्राकृतिक मानवीय संसाधन। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मगर सिलेबस में दिया है इसलिए कवर तो करना पड़ता है, मगर इसको आप देख सकते हैं, वैसे इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। विश्व के महाद्वीप, हाँ, विश्व के महाद्वीप से हर बार किसी न किसी कॉन्टिनेंट से 1-2 स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर वो मेरिकल है और पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा जाता है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे किसी देश के में कोई जगह है इम्पोर्टेंट, जैसे वहाँ पे हम मिलने वाली जलधाराएँ, पहाड़, नदियाँ, नहरें, बहुत सारी चीज़ें, जल संधियाँ, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, विश्व के प्राकृतिक संसाधन में क्या है, किसी भी देश में पाई जाने वाली कोई इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कोई फसल है, कोई माइंस है, ऐसी चीज़ें। और ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये तो कंफर्म पूछा जाता है। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि ये निम्न में से क्या है। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, या फिर ईंधन जो है वो किस प्रकार की ऊर्जा है। ये कॉमन क्वेश्चन रहता है, मगर ये थोड़ा सा देखना पड़ता है बस, और इसमें कुछ नहीं है प्रॉब्लम। इसके बाद आ जाते हैं राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, 5वां टॉपिक है। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में क्या है, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, इसको तो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, मगर एमपी में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना पड़ता है विधानसभा के बारे में, और गवर्नर के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में, और न्यायालय के बारे में। 4 चीज़ें, चारों चीज़ों में ट्रायंगल बनता है जो। और 5वीं चीज़ होती है पंचायती राज व्यवस्था, मध्य प्रदेश में स्पेशली कब लागू हुई, कौन से ज़िला में लागू हुई, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में आते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था। राज्य की अर्थव्यवस्था में कभी स्पेशली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसको छोड़ के जनजाति, अनुसूचित जनजाति तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और प्रमुख उद्योग राज्य के, तो वो हमने पहले ही डिस्कस किया है, ज्योग्राफी में भी ये चीज़ आती है, तो इसको भी देख लेंगे। इसके बाद आ जाता है भारत के संविधान एवं शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। देखिए ये मोटा टॉपिक दिया हुआ है, इसमें दोनों सब्जेक्ट पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स दोनों कंबाइन कर दिए गए हैं। देखो इनमें पहले तो पढ़ना है भारत शासन अधिनियम। शुरू से जो भी अधिनियम आए हैं, जो बंगाल वाला आया था 1773 वाला से लगा के 1947 तक, जितने भी लॉ बने, जितने भी अधिनियम आए, उनके बारे में अच्छे से, संविधान सभा में क्या क्या हुआ, कब बनी, क्या हुआ, ये सब चीज़ें हैं। नागरिक कर, संघीय कार्यपालिका के बारे में संवैधानिक संशोधन हुए, जो संशोधन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 44, 43, 61 पहला, ये सब चीज़ें। और इनको अपने हिसाब से भी हम देखेंगे जब हम वीडियो करेंगे इसकी डिस्कस तब। देन उसके बाद में आ गए एफडीआई के बारे में, एफडीआई, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। और फिर आ गई इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय एकीकृत बैंक, गैर बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सिस्टम, देन नीति आयोग, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कैसे इंस्टीट्यूट हैं, वो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, या फिर उनकी स्थापना कब हुई, कब वो बने, उनका किस क्षेत्र में काम है, जैसे नाबार्ड, नाबार्ड का किस क्षेत्र में काम है, वैसे ही। उसके बाद में आ जाता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विज्ञान एवं पर्यावरण। अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 तो कन्फर्म है, 10 से कम कभी नहीं पूछे गए थे, लेकिन इसके बारे में 10 क्वेश्चन हैं। इसमें है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। अब आप डीपली पढ़िएगा, लेकिन विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पूछे जाते हैं। रिसर्च एंड फैक्ट्स, कौन सी रिसर्च किसने की है, कब की है, ये सब चीज़ें। भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं, उनकी उपलब्धियां एवं अंतरिक्ष के बारे में, तो वही भारत की जो इंस्टीट्यूशन है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, उनके बारे में। पर्यावरण और जैव विविधता, स्पेशली कहा गया बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें क्या आएगा इसके बारे में हम बताएंगे एक बार, इसकी भी वीडियो पूरी करेंगे, 2-3 वीडियो में टॉपिक खत्म होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र, इकोसिस्टम, देन फिर पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, ये बायो का कंबाइंड टॉपिक है। मानव शरीर
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मतलब जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं उनके बारे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में, राज्य में क्या स्वास्थ्य प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन सी योजना चल रही है, केंद्र में कौन सी चल रही है, इन सब के बारे में। प्रदूषण, देखिए जितने भी 6-7 टाइप के पॉल्यूशन होते हैं और 6-7 टाइप की ये पेंडेमिक टाइप आपदाएं होती हैं, उनको अच्छे से डिस्कस करना पड़ता है। और एक बार आप डिस्कस करना है, इसको रटना नहीं है, इसको डिस्कस करना है, कौन सी कैसे होती है, उसके क्या हानि है, क्या उसके कॉज हैं, ये सब चीज़ें। इससे एक आध क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। देन फिर इसके बाद में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सामायिक घटनाएं। ये करंट का टॉपिक। इसमें क्या पढ़ना है, व्यक्ति एवं स्थान, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो जिनकी डेथ कर गई या फिर जिनकी नियुक्ति हुई है करंट में, या फिर जो किसी अवार्ड से संबंधित है। ओके, महत्वपूर्ण घटनाओं में क्या है, नेशनल, इंटरनेशनल, अपने देश में क्या हुआ है, दुनिया में क्या हुआ है, G20, G7, यूनाइटेड नेशन के किसी सिस्टम में कुछ हुआ है, इन सब के बारे में, इस पे भी, इन सब टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे पूरी डेडिकेटेड वीडियो। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत एवं मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं खेल प्रतियोगिताओं के पुरस्कार जो वर्तमान में मिले हैं मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, देश में किस व्यक्ति को मिला है, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, टेनिस में, हॉकी में, एक्सेट्रा जितने भी खेल होते हैं उन सब में इसकी एक पूरे कंबाइंड रहता है सिस्टम, उसके बारे में। देन उसके बाद में सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार, ये MPPSC का एक यूनिक टाइप का टॉपिक है। इसमें बोलने को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, लेकिन पूछता कुछ और ही है। जैसे इसमें ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रोबोटिक्स में है, जैसे कोई नया रोबोट आया है, ठीक है, किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है, इसरो ने बनाया है, या फिर किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने बनाया है, उन सब के बारे में। वो एक करंट से लेके ज़्यादा चलता है। लेकिन ई कॉमर्स के बारे में जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं वो कहाँ की हैं, उनके मालिक, उनके CEO कौन है, ये सब चीज़ें। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं, ये तो हमने पहले ही कहा है, संवैधानिक संस्थाएं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके बारे में, जैसे इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनके क्या काम हैं, कैसे वर्क करते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, जितने भी आयोग हैं। अब ये चीज़ें ज़रूर से पढ़ना है। पहले तो इनसे पूरा डेडिकेटेड क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये चीज़ बदल चुकी है। तो ये है मध्य प्रदेश का नया सिलेबस, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पेपर जो होता है CSET का। इसमें बोधगम्यता, मतलब इंटेलिजेंसी, संचार कौशल, कम्युनिकेशन, और लॉजिकल क्वेश्चन, और डिसीजन मेकिंग, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और हिंदी, ये सब कन्वेंशनल क्वेश्चन रहते हैं। ये आपसे इजीली बन जाएंगे, लेकिन हाँ प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बंदा फंसता है, हर टाइम फंसता है, क्योंकि इसमें 33 नंबर चाहिए होते हैं और वो कई बार नहीं आ पाते हैं, ये श्योर बात है, इसलिए आपको इसको भी देखना होगा। अब इसके बाद बात करते हैं सिलेबस में क्या बदला। सिलेबस में पहले 3 एक्ट हुआ करते थे, SC ST ह्यूमन राइट्स, वो वाले, उनको ख़त्म कर दिया गया है, उनको स्पेशली नहीं रखा गया है। तो वो एक माइनस कहें आप या प्लस पॉइंट कहें, लेकिन एक चीज़ है वो। और दूसरी चीज़ है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें स्पेशली बताया नहीं गया सिलेबस में, लेकिन 5 से 4 क्वेश्चन तो आते हैं कंप्यूटर से। तो वो आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी बताएंगे, पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी उसके बारे में। देन यही है, तो आप बस लग जाइए MPPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए। टाइम है नहीं है, 90 दिन का टारगेट रखते हैं और इसको निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है, बट उतना ही डिफ़िकल्ट है अगर उसको सिलेबस को ना समझा जाए सही से, और आप कुछ भी पढ़ते रहें, किसी भी बुक से पढ़ते रहें, तो कुछ नहीं है, 50 से ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं। ओके, सो लास्ट टाइम में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट में पूछिए। देन मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।